जी दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उस सभी को जो है सो हम अपलोड कर दिए हैं वीडियो बना करके। उसके बाद अध्याय 2 है समाजवाद और साम्यवाद, उसका भी जैसे वीडियो बना करके वीवीआई ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिए हैं। अध्याय 3 है उसका भी वीडियो बना करके ऑब्जेक्टिव का जो है सो अपलोड कर दिए हैं। और अध्याय 4 है भारत में राष्ट्रवाद, इसके भी वीवीआई जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था उसका जो है सो वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। और अध्याय 4 जो है ना, इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 बनाए हैं। ठीक है, एक पार्ट 1 में है और आधा जो है सो पार्ट 2 में है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अध्याय 4 का ही भारत में राष्ट्रवाद जैसे इसका अतिलोकोत्तरीय प्रश्नोत्तरी है, इसके प्रश्नों को जैसे हम हल करेंगे, समझेंगे इसके बारे में। तो पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो खिलाफत आंदोलन जो है सो इसका थोड़ा बैक वाला जैसे हम कहानी आपको बता रहे हैं कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो है सो प्रथम विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था तो वहाँ पर जो है सो ब्रिटेन का शासन व्यवस्था जो है सो हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है सो तुर्की हार गया था और ब्रिटेन जो है सो तुर्की पर जो है सो अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो ब्रिटेन कह रहा था कि यहाँ जो खलीफा का पद है ना, उस पद को हम समाप्त कर देंगे और यहाँ ब्रिटिश शासन व्यवस्था को लागू करेंगे। तो इसके लिए जैसे वहाँ तुर्की का सभी मुसलमान नाराज़ हो गया, उसके साथ में जैसे भारत का मुसलमान भी जैसे नाराज़ हो गया। तो वहाँ पर खलीफा का पद जो है सो बना रहे, इसके लिए जो है सो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है। तो 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक है, ब्रिटेन के प्रति तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए, ब्रिटेन के विरोध में जैसे किया गया था, तो ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया गया था भारत में भारतीय मुसलमानों के द्वारा, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो रोलेट एक्ट का जो है सो कुछ बैक वाला इसका भी कहानी बता देते हैं कि 1919 के आसपास भारत में जो है सो हिंसात्मक आंदोलन बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया था। और इसमें 3 राज्य का नाम जो है सो आता है। एक पंजाब का नाम आता है, दूसरा पश्चिम बंगाल का नाम आता है और तीसरा बिहार का नाम आता है। यहाँ पर जो है सो कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा जो है सो बमबारी करना, लूटपाट करना, जो है सो अंग्रेज़ों को डायरेक्ट जो है सो अंग्रेज़ों का डायरेक्ट जो है सो विरोध करना, ये बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो इसको रोकने के लिए और इसके विरोध में जो है सो अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट लाया। और ये ऐसा कानून था ना कि अगर आप 5 आदमी हैं और अंग्रेज़ को शक हो गया, अंग्रेज अधिकारी को अगर शक हो गया, तो आपको वो उठा करके 2 साल तक जेल में बंद कर सकता है बिना मुकदमा चलाए हुए। उसके बाद अगर आप कहीं कोई पेपर पढ़ रहे हैं, अगर उस पेपर में अंग्रेज के विरोध में कुछ लिखा हुआ है, फिर भी आपको जेल में बंद किया जा सकता है। अगर आप कहीं पेपर में कुछ खा रहे हैं और उस पेपर में भी जो है सो अगर कुछ लिखा हुआ है अंग्रेज के विरोध में, तो आपको बिना मुकदमा चलाए जो 2 साल तक जो है सो जेल में बंद किया जा सकता है। तो ये कानून जो है सो भारत में लाया गया था। तो इसी कानून का नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखना है अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा 1919 में पारित किया गया था एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसी कानून को जो है हम क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट। ठीक है,
अगला जो है सो प्रश्न देखते हैं, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो इसका आप सीधा सीधा एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बना करके ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, और अगर आप इसको विस्तार से लिखना चाहते हैं तो इसको आप विस्तार से भी लिख सकते हैं। जैसे दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों से शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बना करके ब्रिटिश कानून का धज्जिया उड़ाना, मतलब ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, ये था। इसका आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बना करके ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता का थोड़ा बैक वाला जो है सो हिस्ट्री जान लेते हैं। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों को रखा था। तो 11 सूत्री मांगों को स्वीकार करना तो दूर, इरविन जो है सो गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया था और गांधी जी ने जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। और जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए तो इसमें जो है सो इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए कि उसको संभालना जो है सो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो गांधी जी जो 11 सूत्री मांगों को रखा था और इरविन जो है सो उसको ठुकरा दिया था। तो दोबारा जो है सो इरविन कहा चलो ठीक है और हम जो है सो आपसे एक समझौता कर लेते हैं। और वही समझौता जो है सो 5 मार्च 1931 को जो है सो हुआ था और उसी समझौते को जो है सो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसको लिखना है, यहाँ आप देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। तो पहले तो वो जो है सो मानने से इनकार कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। ये दोनों के बीच जो समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच, उसी समझौते को हम गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। अगला है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह जैसे क्यों हुआ था। तो एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में और उसमें जो है सो राजकुमार शुक्ल जा करके गांधी जी के समक्ष चंपारण के किसानों की समस्या को रखे थे और उससे आग्रह किए थे कि आप चंपारण आइए और वहाँ के किसानों के लिए कुछ करिए। ठीक है, तो वहाँ के किसानों के लिए आप जो है सो आंदोलन चलाइए। और वहाँ के किसान जो है सो नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उसे ज़बरदस्ती जो है सो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 3 कठिया व्यवस्था जो है सो लागू था। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है सो आपको नील की खेती करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ गांधी जी जो है सो इस बात को स्वीकार किए, समस्या को स्वीकार किए और चंपारण जो है सो आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए आए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है कि बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ। ठीक है, इसका आंसर जैसे लिखना है कि बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, अहिंसापूर्ण तरीके से जैसो आंदोलन करते थे गांधी जी, हिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं करते थे। ठीक है, तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये 5वां प्रश्न हुआ। उसके बाद जो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो मेरठ षड्यंत्र जो है सो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ ला करके मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ जो श्रमिक जो था, जो फैक्ट्री में काम करने वाला जो श्रमिक होता है, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए कुछ नेताओं ने जो है सो आंदोलन किया और उसी नेताओं को जो है सो 31 श्रमिक नेताओं को जो है सो ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा बंदी बना लिया गया और मेरठ ला करके उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसको जो है सो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये खोड़ विद्रोह जो है सो हुआ था 1914 से लेकर के 1920 तक। 1914 से लेकर के 1920 तक हुआ था। ये जतरा भगत है। ठीक है, इस जतरा भगत के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था ना, उसको टाना भगत आंदोलन भी आप कह सकते हैं। और टाना भगत आंदोलन अगर आप कहते हैं तो वो ज़्यादा सही होगा। और ये जतरा भगत जो है सो आंदोलन शुरू किए थे 1914 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1916 में। और मरने के बाद जो है सो ये आंदोलन और ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया था। तो याद रखेगा कि 1914 से लेकर के 1920 तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक मतलब इसमें मारकाट नहीं करना, अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया था। और उसके बाद जैसो आप लिख सकते हैं कि इसमें जैसो मांस और मदिरा का भी जैसो बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो अब दोबारा देख लीजिए। 1914 से लेकर के 1920 तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। ठीक है, और इसमें मांस और मदिरा का जो है बहिष्कार किया गया था। उसके बाद लास्ट प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों की गई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना आप सीधा समझिए इसलिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान और श्रमिक इससे कांग्रेस से जुड़ सके। इसीलिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी कि कांग्रेस से ज़्यादा किसान और श्रमिक जुड़ सके, इसलिए AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य उसका वही था कि किसान और श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस से जोड़ना, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सुझाव किसने दिया था। तो CR दास ने। ठीक है, तो CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लघु उत्तरीय के लिए आप हमको अगर कमेंट करते हैं तो हम इसको लघु उत्तरीय जो है सो अपलोड करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।